नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है? यार देखो, जुडिशरी है, उसके पास कुछ पावर है। कौन सी पावर है? कि कल को लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ ना बना दे या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन ना ले ले जिससे आपके फंडामेंटल राइट या फिर आपके ऊपर कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, अगर आपके आपके कोई किसी भी राइट का हनन होता है, ठीक है, आपको किसी राइट को छीनने की कोशिश करती है सरकार, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कौन आ जाता है? जुडिशरी आ जाती है। उसी को बोल देते हैं जुडिशियल रिव्यू। किसी लॉ को देखना है कि सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू आता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू ना अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, सोचना एक बार कि भारत में तो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन आ गया क्या? जुडिशियल रिव्यू। तो क्या है कि जो जुडिशियल रिव्यू एक क्या चीज़ है? जुडिशियल रिव्यू चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। किसका एग्जाम्पल है जुडिशियल रिव्यू? चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जाम्पल है। तो जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर आएगा, ठीक है, उसी का ऑपोजिट क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस किसका ऑपोजिट है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है भारत में स्ट्रिक्ट है नहीं, तो इसलिए क्या जाता है, क्या राइज हो जाता है वहां पर? चेक और बैलेंसेस हो जाता है कि भाई अगल बगल वाले जो मतलब ऑर्गन्स हैं, है ना, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ऐसे ही जुडिशरी अपना काम कर रही है नहीं कर रही। अगर इनमें से कोई भी आनाकानी करता है, अपने काम करने में ऊपर नीचे करता है, तो दूसरा आगे खड़ा हो जाता है, भाई ये नहीं करना है ना। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू कब जुडिशियल लेजिस्लेशन में बदल जाए, ये देखने वाली बात है कि जुडिशियल एक्टिविज्म होने लगे, जुडिशियल ओवर रीच होने लगे, जुडिशियल लेजिस्लेशन होने लगे, तो इन सब चीज़ों पे नज़र बनाई रखी जाती है ना। लेकिन उस चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं है, तो हमें पता चल नहीं पाता है कि भाई कब जुडिशियल ओवर रीच होने लगा या फिर ये जुडिशियल रिव्यू ही है। समझ गए जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक पावर है किसकी? कोर्ट की। देखो, अब देखना कैसे होते हैं। कोर्ट का एक सिस्टम बताता हूँ, दिमाग में एक माइंड मैप तैयार करो, दिमाग में सोचो। सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? हाई कोर्ट। तीसरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन तीन पे बात कर चुके हैं। अब कई जगहें ऐसी थी भारत में, ठीक है, बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहां पर लोग अप्रोच नहीं कर पाते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी। किस लिए? हमने देखा था क्या क्या था। कॉस्ट की वजह से, डिले की वजह से, और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। ये तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग अप्रोच नहीं कर पाते थे कि भाई ये सारी दिक्कतें हैं, तो अप्रोच नहीं कर पाते। तो क्या हुआ? तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, तुम कोर्ट तक नहीं जा सकते ना, कोर्ट तुम तक आ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? ग्राम न्यायालय। सबसे नीचे लेवल पर क्या आ गया? ग्राम न्यायालय। अब क्या हुआ? अब कुछ ऐसे मैटर होंगे, है ना, अब ये तो फॉर्मल सिस्टम हो गया कोर्ट का आपका। अब कुछ ऐसे मैटर होंगे जो आप अब इनको हटाकर सोचना, है ना। समझो दो बॉक्स बनाओ दिमाग में, लंबे लंबे दो बॉक्स, ठीक है। ये पहले बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन ग्राम न्यायालय डाल दिया। अब दूसरे बॉक्स में इनफॉर्मल है, इसमें क्या क्या आएगा? आप और मैं बैठे, बात करके सॉल्व कर लिया, एमिकेबली डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेट है ना किसका? फॉर्मल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? क्या क्या आता है? एएमसी, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये तीन चीज़ें आती हैं। और क्या आता है? लोक अदालत आती है कि भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्लस में क्या कर देते हैं कि कुछ चीज़ें ये लोग अपने आप ही, इतना लंबा केस ना चले, तुरंत तुरंत सेटलमेंट हो जाए, वो लोक अदालत में हो जाएगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं फॉर्मल कोर्ट में। ये तो हमने जनरलाइज सिस्टम देख लिया। अब कुछ ऐसे स्पेशल केसेस आते होंगे, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, है ना, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? सबका अलग, कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो क्या बना दो इनके लिए? ट्रिब्यूनल्स बना दो, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स कहाँ बनते हैं? 323 आर्टिकल में, 323A और 323B। अब मैंने ये जो दो बना बताए हैं आर्टिकल, इसे जाकर कहाँ पर देखोगे? बेरेक्ट में देखोगे, ठीक। ये दो चीज़ें समझ आ गई, क्लियर हो गया। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? ग्राम न्यायालय के पास है? नहीं है। बाकी सबके पास है? नहीं, दो ही लोगों के पास है, मतलब दो ही इंस्टीट्यूशन के पास है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, ठीक है। समझे बात को? अब अपन को जब क्वेश्चन आएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आ चुका है, अब हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है कि भाई ये रहा इंट्रो,
दो तरीके से लिख सकते हैं, जो दो तरीके बता दिए, या तो जजमेंट लिख करके लिख दो, थोड़ा लॉ टाइप का हो जाएगा, नहीं तो जनरलाइज करके लिख दो, वो रहा ऊपर। ठीक है, क्या है जुडिशियल रिव्यू? पावर है किस कोर्ट्स की, क्या करती है? एग्जामिन करती है किस चीज़ के बेसिस पे एग्जामिन करती है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन बता दिया है ना, उनको इनवैलिड वगैरह डिक्लेयर कर देती है अगर वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है ही नहीं संविधान के अंदर, इसे इंटरप्रेट किया गया है, आर्टिकल को बेस बनाकर इंटरप्रेट किया गया। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इन सब के बेसिस पर ही जुडिशियल रिव्यू निकला है, और कुछ केस लॉस की वजह से। फिर की जजमेंट है वो तुम देख लेना, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 क्या पार्ट है किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जुडिशियल रिव्यू का। हम हर बार देखते हैं कि कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा, उसका कुछ बेस रहेगा, बेस में या तो आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल संविधान का, ठीक है, या तो कोई स्टैच्यूट होगा या फिर कन्वेंशन होगा। यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 जो मैंने बता दिया कि क्या डिक्लेयर करता है कि लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट आर वॉइड, है ना। फिर आर्टिकल 32 है, उसमें क्या है? रिट वगैरह इशू कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट की रिट की पावर है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की है। और जो हाई कोर्ट की पावर है ना, वो ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट की पावर से। ठीक, क्यों ब्रॉडर है? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट पे तो रिट इशू कर सकता है, प्लस अनदर कोई और राइट भी अगर आपका हो जाता है, हनन हो जाता है, उसका वायलेट हो जाता है, तो उसके ऊपर भी वो रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 131, 136 एपिलेट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बताता है सुप्रीम कोर्ट की। अब क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू और कहाँ से बेस मिला इसको? आर्टिकल 1 की समझो, मैंने जो दोनों सिस्टम ऑफ कोर्ट्स बताए, फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप के, है ना, तो सोचो अब इनमें भी अगर कोई चीज़ ऐसी रह जाती है, कुछ चीज़ छूट गई, है ना, कुछ चीज़ मिसिंग हो गई, या फिर कोई एविडेंस रह गया, या कोई ऐसी कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को और पावर दे दी गई कि भाई आर्टिकल 142 में तुम कंप्लीट जस्टिस कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अपना फैमिली डिस्प्यूट लेकर। किस लिए? भाई आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस कर दो। और क्या हुआ? पीआईएल वगैरह भी आई इसी चक्कर में, है ना। फिर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, फिर 228, 246 है, इसको देख ही लोगे। फिर टाइप ऑफ एक्शंस सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कौन कौन से एक्शंस रहेंगे बताया है पहले भी मैंने। जुडिशियल रिव्यू के अंडर क्या चीज़ें आती हैं? एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है, कोई भी चीज़ें भारत में हो रही है वो सब में एक्सियम मान के चलो यार, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ ही जाएंगी। लेजिस्लेटिव एक्शन, हाँ आ जाता है। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आ जाता है। क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल का डिसीजन, ये भी आ जाता है। अब कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो डेवलप करी है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों डेवलप करी? अरे जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट भी तो करना था यार। सपोर्ट मिलेगा किस चीज़ को? जो घर भी खड़ा होता है तो सपोर्ट पिलर्स के सपोर्ट पे खड़ा होता है। ये जुडिशियल रिव्यू को कैसे सपोर्ट मिल रहा है? आर्टिकल से मिल रहा है। प्लस और क्या चीज़ें चाहिए होंगी? केस लॉस, ठीक है, और क्या? थ्योरीज वगैरह, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन्स, थ्योरीज को बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि पार्लियामेंट जो है कोर जो है, जो मेन थीम है संविधान की, उसको नहीं बदल सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये सब बता चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है, एक्लिप्स का मतलब समझते हो? जैसे ग्रहण लग जाता है, मतलब कि जो लॉ है ना, वो कुछ समय के लिए, जब तक जो चीज़ें उसके अंदर है फंडामेंटल राइट की, है ना, जो मतलब वायलेट कर रही है जो चीज़ें, कि कोई एक लॉ है उसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं 2-3 जो वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो तब तक के लिए ये जो पूरा लॉ है इसको क्या कर देंगे? साइड ऑन कर देंगे। जब इसके अंदर से ये 2-3 सेक्शन डिलीट कर दोगे, अपने आप उसमें आ जाएगा। ऐसी है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। इसमें क्या होता है? इनवैलिड पार्ट जो होता है ना लॉ को, उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द वैलिड पोर्शन। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, मतलब कि जो लॉ डायरेक्टली नहीं कर सकता ना, वो चीज़ इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। जैसे अपने राइट हैंड से पीछे से घुमाकर आप कान पकड़ लो, ठीक है, और राइट लेफ्ट हैंड से कान पकड़ लो। जो फॉर एग्जांपल आप राइट लेफ्ट हैंड से अपना लेफ्ट कान पकड़ लिए, डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, तो आप राइट हैंड से भी कर सकते हो। समझे? कंफ्यूज कर दिया होगा मैंने, कर ही दिया है खैर। अरे इतना समझो यार कि जो लॉ है, अगर वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है कोई चीज़, तो वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता है। ठीक, कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब कि भाई कलर कर दिया,
उस लॉ के ऊपर कि नहीं नहीं ये तो कोई और चीज़ है, ठीक। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, ये क्या करता है, फोकस करता है ऑन द एसेंस ऑफ लॉ व्हेन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इज क्वेश्चनड। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है, ये एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब कि भाई हार्मनी बनाता है, ठीक है, किसके बीच में, कुछ प्रोविजंस के बीच में, दो लॉज के बीच में, ठीक। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, गवर्नमेंट एक्शन शुड बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, government action must respect the reasonable expectation of individuals. Doctrine of waiver, fundamental rights cannot be waived voluntarily, सही बात है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिव्यू पे आ जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिएक्ट, जुडिशियल रिव्यू इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिएक्टिव, मतलब समझ आया। जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो रिएक्शन के बेसिस पे होता है कि पहले लॉ आएगा, कोई चीज़ गलत होगी, उसके रिएक्शन में जुडिशियल रिव्यू होगा, अपने आप से कैसे आ जाएगा। और जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है वो प्रोएक्टिव होता है, मतलब जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे कोई गाइडलाइन नहीं थी तो जुडिशरी ने बोला ठीक है, नहीं है ना कोई बात नहीं हम बना देंगे, लेकिन इससे एक चीज़ खड़ी हो जाती है इसके अगेंस्ट में कि जुडिशियल लेजिस्लेशन होने लगा, चुन के भेजा था किसी को लॉ बनाने को, बना कोई और ने, बनाने कोई और लगा, है ना। उसका एग्जाम्पल दिया है विशाखा गाइडलाइंस। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू पर। रिट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 32 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का, 226 में दे रखा है हाई कोर्ट का। SLP क्या होते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, ये बताना सर्च करके है क्या ये चीज़। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो सकती है, हाँ SLP सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगती है, सुप्रीम कोर्ट में लगती है, हाई कोर्ट में लगती है नहीं लगती है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट के पास नहीं जाता है। रिव्यू कर सकती है अपनी ओन जजमेंट, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है दोनों, हाँ हैं दोनों है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो लिमिटेड है और वो कह सकते हो अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 137 में क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन ये सब भी आ जाती हैं। फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, एपेलेट जुरिसडिक्शन दोनों के पास है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो है SLP। अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली भाई, अब आ जाते हैं किस पे, लिमिटेशन पे। हर बार देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनिटीज, मतलब आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग, सही बात है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 218 जजेस को प्रोटेक्ट कर रखा है ना, उनके एक्शन को आप जो ऑफिशियल कंडक्ट होता है उनको, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है उस चीज़ से, है ना। फिर 9 शेड्यूल है, लॉज एडेड बिफोर 24 अप्रैल 1973 नॉट रिव्यूएबल, कुछ भी चल रहा है मतलब, ठीक है चलो। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर है, बता चुका हूँ। फिर है प्रोसीजरल और प्रैक्टिकल कांस्टेंट है, मतलब लोकस स्टैंडर्ड होना चाहिए। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वही केस करेगा, है ना। मस्ट शो डायरेक्ट इंजरी। टाइम बार्ड होता है कि भाई इतनी लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, लिमिटेशन को मतलब होता है कि भाई कितने समय के अंदर आप केस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका चेक बाउंस आज हुआ, आप 25 साल बाद जागे हो बोलो कि भाई उस समय चेक बाउंस हुआ था, केस करूँगा तेरे ऊपर, है ना। लिमिटेशन होती है किसी की 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे हर चीज़ की अलग अलग लिमिटेशन होती है। फिर रेस जुडिकेटा, कैन नॉट रीलिटिगेट डिसाइडेड इशू, हाँ भाई। जुडिशियल सेल्फ रिस्ट्रेंट, कोर्ट समटाइम्स अवॉइड कंट्रोवर्शियल मैटर्स, जैसे सुप्रीम केस था ऑन सेम सेक्स मैरिजेस, है ना। जुडिशरी के ऊपर भी तो कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं, जुडिशरी ऐसा हमेशा नहीं करती क्योंकि उनको भी तो भाई उन सब चीज़ों से बचना रहता है, क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी से, कि ये सब चीज़ों पे नहीं डिसाइड करेंगे, छोड़ देते हैं। और जजेस क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं अपना अपना ट्रांसफ़र, मतलब कि भाई ये वाला केस मत दो, ये केस ट्रांसफ़र कर दो दूसरे जज को। फिर है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, बर्डन लाइज ऑन पिटिशनर टू प्रूव लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। फिर है इम्पैक्ट किसका, जुडिशियल रिव्यू का देख लेते हैं, एक पॉजिटिव देख लेंगे, फिर क्रिटिसिज्म देख लेंगे, या फिर कंसर्न देख लेंगे। पॉजिटिव में क्या होगा, प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, हाँ भाई करता है, इसीलिए तो इतनी कहानी हो गई कि भाई कहानी किस लिए हो रही है कि भाई फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो कौन आ जा रहा है बचाने, सुपरमैन बन के, कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आती है सुपरमैन बन के, कि भाई अरे तुम इस बच्चे को मार कैसे रहे हो, इसकी लॉलीपॉप कैसे छीन ली फंडामेंटल राइट वाली, तो वापस दिलवा देती है सुप्रीम कोर्ट की भाई तुम लॉलीपॉप खाओ, लो तुम्हारा कैसे छीन लेगा मीठा मिठाई। फिर इंश्योर करता है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, हाँ भाई करता है, लेली थॉमस केस भी देखा है, ADR वाला केस भी देखा है, ये जितने केस लिखे सब देख चुके हैं अपन। फिर है चेक्स एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस, हाँ प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को, ये सब तो लिख ही सकते हैं यार, आसान है।
फिर है क्रिटिसिज्म देख लेंगे, जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगी, है ना। एक और शब्द डाल दो, एक और कीवर्ड है, जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगा, ये लिख लेना। फिर है लेट के पढ़ रहा है फिर आज, है लेट के पढ़ रहे हैं, लेट के देख रहे हैं लेक्चर, सब समझ आ रहा है मुझे। फिर है पॉलिसी डिसरप्शन, चिदम्बरम बेल केस था। फिर है डेमोक्रेटिक डेफिसिट हो जाता है ना, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है जजेस की, तो क्या होगा, आपका ट्रस्ट उस चीज़ पे कम हो जाता है ना। देखते भी हो, लोग कहते हैं कि अरे जा कोर्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो आराम से 15-20 साल में डिसाइड होगा जो होगा। डिले होता है, रिफॉर्म प्रोसेस में ही इतना समय लग जाता है, पता नहीं कब कब रिफॉर्म, और होता भी है रिफॉर्म, मेरे को तो देखने को नहीं मिलता भाई, बहुत मुश्किल से कभी कुछ हो जाए रिफॉर्म तो हो जाए। इंक्रोचमेंट ऑन लेजिस्लेटिव डोमेन, हाँ भाई विशाखा गाइडलाइंस जो बता दिया मैंने पहले। फिर क्या है, फिर आ जाते हैं की जजमेंट्स पे। ये जो जजमेंट्स लिखी हैं इनको क्या करना, इनमें से मतलब 2-3-4 जो भी हैं, जितने भी याद हो जाए यार, मैं तो कहूँगा सारी याद कर लो, नहीं होती है तो 2-4 या 4 तो मिनिमम याद रखना। जैसे मेरे को तो केशवानंद भारती केस याद है, मेनका गांधी याद है, SR बोमई याद है, और ऊपर से ये 2 और याद है, IR कोयलो और नवतेज जौहर। ये लिली थॉमस वाला भूल जाता हूँ, और अनूप बर्नवाल तो एकदम ही भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना, प्रीवियस ईयर उठाना। आ चुका है जुडिशियल एक्टिविज्म पे, इसलिए मेरे को लगता है कि भाई जुडिशियल रिव्यू पे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, अब जब उठाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्या उठाओगे, मॉक पेपर। इन दोनों को भाई देखना है, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, इतना ही कंटेंट है, इसे उठा के आंसर में लिख देना। और हाँ, अच्छे से सोचना कि भाई और पॉइंट्स अपनी साइड से क्या ऐड ऑन कर सकते हो, कि भाई कुछ आ रहा है दिमाग में। इतनी हर कोई यहाँ पर एवरेज एज माने तो 25 साल का होगा जो तैयारी कर रहे हैं ना। अब इतने में हम लोगों ने बहुत दुनिया देख लिया है, तो हमने, और पढ़ते ही बहुत सारा है, जब पढ़ते हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि अगल बगल से क्या क्या पॉइंट उठा के आंसर में डाले जा सकते हैं, जो अच्छे भी हो, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया। ठीक है, चलो बाय।